यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जी 2026। अरे ये क्या दूसरा वाला होगा शायद, जी 2026 बैच में। और आज आपके पास देखो, आपने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए। लिविंग वर्ल्ड इज कंप्लीटेड, मतलब बॉटनी के स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एनिमल किंगडम अभी मैंने नहीं करवाया है, एनिमल किंगडम हम बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जोलॉजी का कुछ पार्ट जो कवर करेंगे वो मैं आपको बता दूं 1 मिनट जल्दी से जल्दी, ताकि आपको भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि हमें करना क्या है और किस ऑर्डर में मैं आपको करवाने जाऊंगा या करवाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो जोलॉजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये जोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। जोलॉजी में क्लास 11th की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देर इज मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, और उसमें से कई चैप्टर्स रिलेटेड हैं अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे। और न्यू एनसीईआरटी में भी जो ब्रेन, ईयर, ये सब जो है डिटेल में नहीं पढ़ना, ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत है वो तो आप देख लेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है और उसमें कितने चैप्टर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप एनसीईआरटी अपनी खोल के रखिएगा, इंडेक्स आप अपना खोल के रखिएगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब टोटल 6 चैप्टर्स हैं, जिनमें से एक चैप्टर बहुत छोटा सा है, मतलब कई सारे चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट के ये जो यूनिट है ना, इसके हर चैप्टर की आप ऐसा मानिए 5 से 7 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आता है, तो ये हो गया, और इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आएगा जोलॉजी में। उसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर आएगा, और उसके बाद आपके पास आएगा एनिमल किंगडम वाला चैप्टर। तो हम किस ऑर्डर में चलेंगे, पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। आफ्टर वंस वी हैव कंप्लीटेड द ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर हम इन दोनों में से कोई ना कोई चैप्टर पिकअप करेंगे। एनिमल किंगडम बिल्कुल हम लास्ट में कवर करेंगे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बोले इतनी तेज तेज क्यों बोल रहे हो यार, बिकॉज चैप्टर स्टार्ट करने आए हैं, ये तो आपको बताने नहीं आए थे, बट बता दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 1 मिनट इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम कर देते हैं। इसकी वॉल्यूम यहाँ पे कुछ चीज चल रही थी तो हटा ही देते हैं, क्या चला फालतू का। हाँ जी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना हो तो हमें उस चैप्टर के नाम पे जाना चाहिए, है ना। तो वैसे ही इस चैप्टर का नाम क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग, राइट। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर ये है 4th चैप्टर इन दिस जीत 2026 सीरीज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और उसका आज है आपके पास लेक्चर नंबर 1। नियरली एक लेक्चर तो है ही आज, है ना। 5 से 6 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी ओपन करके देखें तो छोटा सा चैप्टर है ना, इतना कुछ खास है नहीं। सबसे पहले आज हम कहाँ तक करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ये जो लंग्स का स्ट्रक्चर तक कोशिश रहेगी ये बढ़ाएं। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, जिसकी बहुत आसानी से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। फिर वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स भी याद करवाना मेरा काम है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, है ना। देन रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बस ये आप 4-5 पेजेस हैं कुछ, है ना, या 5-6 पेजेस जिनको आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। एंड चैप्टर का नेम सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले ब्रीदिंग क्या है, व्हाट इज ब्रीदिंग। सी दिस ब्रीदिंग, है ना, मतलब जो भी हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आता है ब्रीदिंग के अंदर। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन मिलके क्या बनाते हैं, मिलके बनाते हैं ब्रीदिंग। दीज टू टुगेदर आफ्टर, जब ये एक साथ होते हैं, है ना, ऑफ कोर्स इनहेल एक्सहेल एक साथ तो नहीं कर पाओगे, पहले इनहेल करो फिर एक्सहेल करोगे ना। तो इस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो ब्रीदिंग। तो मतलब ब्रीदिंग कुछ भी नहीं है, गैसियस एक्सचेंज को ही आप ब्रीदिंग बोल रहे हो, है ना। बिकॉज इनहेलेशन क्या होता है, आप ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहे हो, इनहेल मतलब अंदर करना, राइट। एंड एक्सहेल क्या कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही आपके पास ब्रीदिंग आ गया। तो इनहेलेशन ऑक्सीजन की होगी और एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। ठीक है, ये हो गया आपके पास ब्रीदिंग। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म आता है रेस्पिरेशन, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। बोले व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन का। और ये दोनों चीजें अलग कैसे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो चलो वही है ना, कि अंदर लंग्स में जाके आपके पास गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो हम देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि यार आपने जो ऑक्सीजन इनहेल की, ध्यान से देखना, आपने जो ऑक्सीजन इनहेल की उससे आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहे हो और उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एनर्जी ड्राइव करते हो। मतलब देखना, आपने C6H12O6 होता है ग्लूकोज, ये आपने इनटेक किया इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट। कैसे बनाई, प्लांट्स ने बनाया फोटोसिंथेसिस की मदद से, और वो आपने इनटेक करा इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, ये ग्लूकोज होता है, ऑफ कोर्स आपको इतना तो पता ही है।
इसको आपने ऑक्सीजन की मदद से, इसका कंबशन, इज कॉल्ड कंबशन, राइट। ऑक्सीजन का रिएक्शन किसी भी चीज के साथ आप कंबशन बोल सकते हो। तो इसको आपने कंबशन करवाया, इसका ब्रेकडाउन करवाया, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे इससे कई सारी चीजें रिलीज होंगी। सबसे पहली चीज जो रिलीज हो रही है दैट इज एनर्जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही आपका प्राइमरी मोटिव है। यार प्राइमरी मोटिव हमारा क्या है रेस्पिरेशन करने का, कि हम इस फूड से, बिकॉज हमने फूड खा लिया, अब उस फूड को खाने का क्या फायदा अगर उससे हमें कुछ एनर्जी मिले ही ना। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। हमारी केस में ग्लूकोज जो है, वो जो फूड का फॉर्म है ना, स्टोर्ड फॉर्म तो बोलेंगे ग्लाइकोजन होता है, बट ग्लूकोज को भी आप मान सकते हो, बिकॉज ग्लूकोज ही है ना जो हमारे मतलब बॉडी में एज अ फूड सोर्स या एज अ वो चीज प्रेजेंट है एनर्जी के सोर्स की तरह, है ना। तो ग्लूकोज जब आया, उसको अपने ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करवाया एनर्जी में। बोले बाकी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसको आपको बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे? एक्सहेलेशन की मदद से निकालो। और ये जो ऑक्सीजन आई है, ये कैसे आई होगी? इनहेलेशन की मदद से आई होगी। आपने इस ऑक्सीजन को इनहेल किया है। आई होप एंड बिलीव दिस इज लिटरली, मतलब दिस इज क्लियर। लिटरली बोलने का क्या तात्पर्य था यहाँ पे, ये नहीं समझ आया मुझको भी, है ना। तो ये होता है रेस्पिरेशन। यार द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल्स, हमारे सेल्स के अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी क्यों भाई? हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं लिखा? बिकॉज एनर्जी तो है मेन मोटिव हमारा, इसलिए एनर्जी लिखा। प्राइमरी मोटिव तो वही है। अभी तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दीज बोथ आर द बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स यानी कि जो बन गए, हमें चाहिए नहीं थे, है ना। बाय प्रोडक्ट्स कह लीजिए या आप इसको वेस्ट प्रोडक्ट कह लीजिए। वही हमने इसको बाहर निकाला इन द फॉर्म ऑफ एक्सहेलेशन, राइट। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, और आप इसको नोट कर लें। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट करिए, मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ इसकी, है ना। यस, सो आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट तो कर ही लिया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये एनाबॉलिक प्रोसेस है या ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। बोले हमें तो यही नहीं पता एनाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक क्या होता है, हम कैसे बताएं ये कौन सा प्रोसेस है। बताता हूँ, वेट करिएगा। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन आवर बॉडी। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मैंने कराया था मेरे ख्याल से लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो रिएक्शंस जो भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, उसको हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म, राइट। ये आपने पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है ना। अब यही मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक और एक होता है एनाबॉलिक। एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। बोले होता क्या कैटाबॉलिक, वो तो बताओ, बताता हूं। देखो कैटाबॉलिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, और एनाबॉलिक में फॉर्मेशन हो रहा है लार्जर मॉलिक्यूल्स का। लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं तो फोटोसिंथेसिस, यू कैन सी फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, आप सनलाइट यूज कर रहे हैं, है ना, आप वाटर यूज कर रहे हैं, और उससे आप लार्जर मॉलिक्यूल यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप बनाते हैं प्लांट्स के अंदर। बट रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, वही C6H12O6 को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन हो आपकी बॉडी के अंदर जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, काइंडली वेट, मैं ना मार्कर थोड़ा सा दूसरा नया वाला ले लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा सारे। हाँ जी, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम अगर हैबिटेट के ऊपर बेस्ड ऑन हैबिटेट, ओए ये भी तो ऐसे ही लग रहा है भाई, बेस्ड ऑन हैबिटेट, कि यार वो जो एनिमल है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, क्या वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लाइक कोई फिश हो गया, है ना, ये सब, ठीक है, जो पानी में रह रहे हैं। ऑफ कोर्स ये लंग्स से ब्रीथ तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लंग्स में पानी भर जाएगा यार,
तो ये किससे ब्रीथ करेंगे या ये किससे रेस्पायर करेंगे? गिल्स से रेस्पायर करेंगे। दे विल रेस्पायर थ्रू गिल्स। और टेरेस्ट्रियल वाले किससे करेंगे? दे विल यूज लंग्स। बोले आप अब एनसीईआरटी देखना, आपका जो ये पैराग्राफ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला पैराग्राफ, इसको जरा चेक करिएगा। ये जो है, अब इस पैराग्राफ में स्टार्टिंग में देखो हैबिटेट, स्पॉन्जीज, सीलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, ये मैंने आपको नहीं करवाया अभी, ठीक है? ये मैंने क्यों नहीं करवाया? ध्यान से यहाँ पे मैं नोट करके लिखवा देता हूँ आपको। अदर्स विल बी कवर्ड इन एनिमल किंगडम, उसको मैं एनिमल किंगडम में ही करवाऊंगा साथ ही में, है ना? एनिमल किंगडम में चेक करवा लेंगे उसको, ठीक है ना? क्यों ऐसा क्यों? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो भी है उसके, वो भी एनिमल किंगडम में करवाए जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं स्पॉन्जेस क्या होते हैं, सीलेंट्रेट्स क्या होते हैं, है ना? ठीक है, हाँ जी। तो जो गिल्स वाली रेस्पिरेशन होती है उसको आप बोलते हो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। मींस ब्रैंकियल जो टर्म है आप ऐसा कह सकते हो वो गिल से रिलेटेड है, और लंग से जो हो रही है दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब आप हमें बताइएगा देख के कि ह्यूमंस में कौन सी होती है? ऑफ कोर्स ह्यूमंस में लंग्स के थ्रू होती है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स ह्यूमंस में लंग्स के थ्रू ही होती है, लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बट आप लिख लीजिए, इसको नोट करिएगा। फिर हम ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे, इसको नोट करिए, पिक्चर इसकी क्लिक कर ली गई है जी। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया और आपके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हो गए। अब हम आएंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। यार ये जो पूरा प्रोसेस है कि हम ये एनर्जी का ब्रेकडाउन करेंगे, कैसे होगा ये सब, कैसे क्या हो रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, देखना, ध्यान से देखना। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो वही है कि यार आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आनी चाहिए ना, ताकि आप ब्रेक डाउन कर सकें ग्लूकोज का। तो ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप, है ना? और उसमें क्या आता है? उसमें आपके पास वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक द फूड, राइट? ब्रेक द ग्लूकोज, राइट? ब्रेक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो उसी के लिए हमने ब्रीदिंग किया है। दैट इज व्हाई वी आर ब्रीदिंग, राइट? अगर मान लीजिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं तो हम ब्रीदिंग क्यों करते? फिर तो कोई जहां मर्जी पानी के नीचे चल जाता, बिकॉज पानी में ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती प्रॉपरली, तो ही हम नहीं कर रह पा रहे ना वहां पर, फिर तो कोई पानी के नीचे ऐसे जैसे बैठ जाए। ब्रीदिंग नेक्स्ट, बोले ब्रीद कर लिया, अब क्या करें? अब वो लंग्स से देखना, जब आप ब्रीद करते हो तो आपको पता है ना, यहाँ पे जैसे नोज है, फिर नेजल पैसेज आया, फिर यहाँ पे फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ पे ट्रेकिया वगैरह से होके वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में एल्वियोलाई, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में उसका ट्रांसफर होगा, उसका एक्सचेंज होगा। तो अगर मैं एल्वियोलाई का डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, वैसे आप ये डायग्राम पढ़ेंगे भी आगे, है ना? तो एल्वियोलाई का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है ना? और यहाँ पे मान लीजिए बाहर का कोई ये कैपिलरी हो गया, ऑफ कोर्स दिस इज अ कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है? मुझे अगर किसी को ये भी नहीं पता कैपिलरी क्या होती है तो तुम 10वीं में जाओ भाई। कैपिलरी इज अ लाइक ब्लड वेसल, ठीक है? जो आर्टरी और वेन के ऐसे फ्यूजन से बनती है, जहां पे आर्टरी और वेन एकदम ऐसे मिक्स टाइप से हो जाते हैं, ठीक है? तो वो है कैपिलरी। और यहाँ पे मैंने इसकी भी 2 लेयर्स बना दी। ये डायग्राम मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, बिकॉज अभी के लिए सिर्फ इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास एल्वियोलाई के अंदर क्या चीज आ गई? ऑक्सीजन आ गई। आपके सेल ने पहले से भी कोई ना कोई ऑक्सीजन को यूज करके उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा। कैसे बनाया ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड? अभी तो बताया, O2 + C6H12O6 से आपके पास CO2 + H2O+ एनर्जी बन रही है, तो यहाँ पे CO2 बन रहा है ना, तो ये सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल के अंदर CO2 बन रहा है जो कि वो अपने कैपिलरी को भेज देगा। तो अब यहाँ पे सारी की सारी CO2 इकट्ठी हुई है, CO2 इकट्ठी हो गई है, ठीक है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी और ऑक्सीजन इधर जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना? दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है? एक्सचेंज हो गया गैसेस का एल्वियोलाई में, ठीक है? और ये कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू कैपिलरी and CO2 from capillary to alveoli। CO2 बॉडी से बाहर जा रही है और वो बॉडी के अंदर आ रही है थ्रू एल्वियोलाई, ठीक है? तो ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, चेक किया ही हुआ है, ठीक है? थर्ड, अब मान लीजिए एक्सचेंज हो गया, फिर ये कैपिलरी बाद में जाके, जब कैपिलरी है तो उसके आसपास आर्टरीज और वेन्स भी होती हैं, तो ऑफ कोर्स वो जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, बिकॉज ये कैपिलरी के अंदर क्या रन कर रहा है? ब्लड ही रन कर रहा है। अब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई, अब उस ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन आ गई तो वो ब्लड पंप करना पड़ेगा पूरी बॉडी के अंदर,
और इसी के लिए उस ब्लड को पहले आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाएंगे और हार्ट उसको पूरे के पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रांसफर ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। ट्रांसफर से बेटर वर्ड है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट। अब जब ये चला गया हार्ट के तक, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। बोले हमें कुछ समझ नहीं आया पल्मोनरी आर्टरी क्या है, कैसे है, ये आपको क्लियरली समझ आ जाएगा जब आप ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल देखो ये सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, वो आर्टरी जो लंग से रिलेटेड हो, लंग से रिलेटेड कोई भी टर्म हो तो हम पल्मोनरी यूज करेंगे, और आर्टरी के पास हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और बाकियों के पास डीऑक्सीजनेटेड। क्या बोल दिया मैंने, एक मिनट, मैं खुद ही उल्टा बोल दिया भाई। सुनो, वेट करो, ध्यान से, एक मिनट सुनना ध्यान से। देखो, आपने अगर याद हो आपको तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे वेना कावा होती थी, हार्ट का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। यहाँ पे वेना कावा आएगी, वेना कावा ने इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया है ना, फिर यहाँ से वो गया टुवर्ड्स दी हार्ट। हार्ट तक कहाँ से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, पल्मोनरी वेन है। सॉरी, आपको इसको कमेंट में लिखने कुछ को तो आता नहीं, ये तो लिखना लिख दो, ठीक है। पल्मोनरी वेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हार्ट तक, एंड देन पंपिंग ऑफ द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द सेल्स। और ये कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा आओटा। आओटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। ये वेन है, ये आर्टरी है। आप ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना। ये चलो, ये चीज आपको ना, मान लो आपको ये याद नहीं रखना तो आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो। ये आपको और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा इन दी नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? बॉडी फ्लूइड वाला। उसमें ही आपको मैं दोबारा से करवाऊंगा ही, तो आप फिलहाल के इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो सेल्स तक पहुंच गया, सेल्स तक पहुंच गया, तो सेल में भी तो उसका डिफ्यूजन होना चाहिए ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल तक चला गया, अब वो ऑक्सीजन सेल के अंदर जानी है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ O2 इनटू द सेल्स। सेल के अंदर वो ऑक्सीजन चली गई। एंड 6वां है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि यूज ऑफ दैट ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ब्रेक डाउन C6H12O6। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। सबसे पहले आपने ब्रीथ किया, ब्रीथ में हमने ऑक्सीजन अंदर, और देखो जब ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जा रही है, ठीक है। तो ब्रीदिंग में इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों आ गए। अब ऑक्सीजन अंदर आ गई, है ना। कैसे आई? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई पे, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कैपिलरी, कैपिलरी मतलब सेल तक आ रही है ना। ऐसा मान, ये सेल तक तो बाद में आई ना, पहले तो वो कैपिलरी तक ही आई, है ना। तो कैपिलरी पे आई, फिर कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें चली गई एल्वियोलाई में, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट तक गया थ्रू पल्मोनरी वेन। ये आपको याद रखना है, रखिए, नहीं रखना तो ना रखिए। और फिर ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड हार्ट ने पंप करा, हार्ट ने पंप करा। ये कौन करेगा? पंपिंग का काम कौन करता है? पंपिंग का काम करता है हार्ट। इसीलिए आप देखेंगे हार्ट जो है वो लंग्स के पास ही बैठा है। अगर मैं लंग्स का डायग्राम बनाऊंगा ना, तो यहाँ वैसे हार्ट फिट है बीच में, इसीलिए यहाँ पे इस लंग पे ऐसे नॉच टाइप बना होता है, ठीक है ना। तो ये काफी क्लियर चीज है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सेल, डिफ्यूजन हो गया ऑक्सीजन का सेल के अंदर। सेलुलर रेस्पिरेशन, यूज ऑफ दैट ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द C6H12O6। इसको नोट करिए, इसकी मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूं, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पहले लिख लीजिए, फिर मैं खींचता हूं पिक्चर। एक चीज आप लिख लेना पहले। देखो, ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज इन द सेंस नहीं, ब्रीदिंग का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ गया, सांस ले लिया, वो एक्सचेंज हुई है, वो बाद में हो रही है एक्सचेंज, ठीक है ना। तो एक्चुअली रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ना आप सिंपली एक एक चीज ही मान लेते हो, है ना। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो ऐसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि स्टार्टिंग में हो रहा है, इसको आप बोलते हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और अगर यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस थोड़ा बाद में हो रहा है, थोड़ा अंदर जाके हो रहा है, ऐसे याद रख लो, थोड़ा अंदर जाके हो रहा है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। जैसे ये है ना, ये भी तो वही हुआ ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही तो हुआ, बट वो सेल के अंदर दूसरी चली गई और सेल से बाहर दूसरी आ गई, है ना। दिस इज एज वेल रेस्पिरेशन, बट ये कौन सी रेस्पिरेशन है? दिस इज दी इंटरनल रेस्पिरेशन। और ये है आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन। तो 3 तरह की रेस्पिरेशन हुई है, ठीक है।
एक्चुअली यहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही हुआ है, बट आप ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पिरेशन को एक कॉमन टर्म मान लेते हो, ठीक है, जनरल टर्म मान लेते हो। जो जनरली इनको आप कॉमन भाषा में पूछोगे ना, किसी को रेस्पिरेशन, हाँ रेस्पिरेशन सांस ले रहा है, किसी को रेस्पिरेशन, तो वो ऐसे ही बोलेंगे, बट आपको तो साइंटिफिकली पता है ना रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, इसको नोट करिएगा, इसकी पिक्चर, एक मिनट, हाँ पिक्चर भी क्लिक हो गई है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नाउ लुक इट ओवर हियर वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहला, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम है भाई, सिस्टम फीका पड़ गया आजकल तो भाई। बिग बॉस मत देखना भाई, मैं तो देख रहा हूँ पर तुम मत देखना, देखना चाहो तो देख भी सकते हो, है ना। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा। ये टोपी नहीं है, ये बंदा है। ये नाक बनाया है मैंने उसका, ध्यान से, वैसे बनाते बड़े बढ़िया बना देते बंदे को, ठीक है। ये जोकर ज्यादा लग रहा, मुझे दूसरी आंख उस साइड है इतना, ये क्या बना दिया ये मैंने, है। चलो मान लीजिए ये बंदा है, मान लीजिए, लगता तो ना, मान लीजिए, ठीक है। हाथ पता नहीं कहाँ है इसके, ठीक है। अब वो चीज छोड़िए, सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करना, क्या जोकर बना रहा हूँ मैं डायग्राम भाई, देख, हाँ बस ठीक है, जैसा है ठीक है। अब सबसे पहले जब एयर जा रही है तो यहां से जाएगी, है ना, यानी कि इसके नॉस्ट्रल से हो जाएगी। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, यानी कि देखो बाहर से दिख रहा है, उसको मान लीजिए, है ना। इसके बाद नॉस्ट्रल के बाद नेजल पैसेज आएगा, ये नेजल पैसेज है, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद ये जाएगा नेसल पैसेज के थ्रू टू द इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ठीक है। वहां से अब मान लीजिए इंटरनल नॉस्ट्रल्स पे पहुंच गया तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आएगा विच इज कॉल्ड फेरिंग्स। एक स्ट्रक्चर है कॉल्ड फेरिंग्स, कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे या कॉमन, एक ऐसा कह लो कॉमन स्ट्रक्चर है फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके लिए कॉमन पाथवे है फेरिंग्स, ठीक है ना। मतलब फेरिंग्स के आसपास ही कहीं ना कहीं, मतलब फेरिंग्स ऐसा है कि दोनों में है, इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है। मतलब फेरिंग्स के बाद कहीं ऐसा है कि ट्रेकिया अलग हो गया या ईसोफेगस अलग हो गया, जहाँ पे फूड जा रहा है आपका, ठीक है। एक मिनट सीधा हो जा भाई थोड़ा सा, है ना, ठीक है। हाँ जी, तो कॉमन स्ट्रक्चर फॉर बोथ। अच्छा, ऐसा भी कह सकते हो कि फेरिंग्स का कॉमन पाथवे है एक तरह से, है ना, बिकॉज बीच में आ रहा है, इट कैन बी कॉल्ड एज कॉमन पाथवे, दैट वुड बी अ बेटर वर्ड फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ रहा है, एयर आ रही है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से में क्या आ रहा है, फूड आ रहा है। फूड और एयर के लिए एक कॉमन पाथवे हो गया फेरिंग्स। आफ्टर फेरिंग्स देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स को आप बोलते हो वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, वोकल कॉर्ड्स। और लैरिंक्स जो है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, तो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ना। आफ्टर लैरिंक्स देयर इज, अभी लैरिंक्स आ गया। अब लैरिंक्स के बाद जो है, लैरिंक्स के बाद जो है, यहां पे क्या आ रहा है, ट्रेकिया। ट्रेकिया को आप बोलते हो एयर पाइप, जैसे फूड पाइप होती है ना, वैसे एयर पाइप ट्रेकिया है, ठीक है। तो लैरिंक्स के बाद आ रहा है ट्रेकिया, और ट्रेकिया की ओपनिंग को आप बोलते हो ग्लॉटिस। ग्लॉसिस नहीं, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है ना, ट्रेकिया की ओपनिंग। तो जब भी आप फूड खा रहे हैं, फूड च्यू कर रहे हैं,
तो इस ट्रेकिया की ओपनिंग को बंद होना चाहिए, बिकॉज फूड चू करते करते अगर फूड आपकी ट्रेकिया की ओपनिंग में, ट्रेकिया एक्चुअली है क्या यार, ट्रेकिया इज द एयर पाइप, विंड पाइप है ना, नॉट एयर पाइप, विंड पाइप है। मतलब ब्रीदिंग सिस्टम में अगर यहाँ पे कुछ फंस गया ना तो आप सांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ से अंदर एयर जा रही है। अब एयर का एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, आपकी बॉडी के अंदर एयर ही नहीं जा पाएगी, आप ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे, ऑफकोर्स फिर आगे के सारे स्टेप्स जो है वो रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के पास एक चीज है क्या, इस तरह से कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये देखना। ठीक है, ट्रेकिया के पास कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स हैं। क्या इतनी नीचे दिख रहा है आपको? मेरे को तो नहीं लग रहा, हाँ बिल्कुल यहीं तक दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी चीजें यहाँ इसको करो, इसको मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेकिया के पास क्या क्या है। कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं इसके पास, जो कि कैसी हैं, हाफ सी शेप है ना, सी शेप रिंग, सी शेप रिंग कह लीजिए, सी शेप रिंग्स। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ने इनको पूरे फ्रंट साइड से घेरा हुआ है। इसकी डॉर्सल साइड पे कार्टिलेजिनस रिंग्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और इसकी डॉर्सल साइड में पीछे वाली साइड क्या प्रेजेंट होगा, ईसोफेगस प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑन वेंट्रल साइड है, एब्सेंट ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड पे एब्सेंट है, बिकॉज डॉर्सल साइड पे आपके पास फूड पाइप भी होती है, और फूड पाइप को इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसके पीछे वाली साइड फूड पाइप है। अब देखो ध्यान से, ट्रेकिया को, वो तो मैंने लिखा था यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे टूट गया होगा, ट्रेकिया को ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज नोन एज ग्लोटिस। अब दिस ग्लोटिस नीड्स टू बी क्लोज्ड व्हाइल ईटिंग फूड टू अवॉइड चोकिंग। बोले चोकिंग कैसे होगा इससे, अगर फूड इस ट्रेकिया के अंदर चला गया तो चोक हो सकता है बंदा, राइट। तो इसी कारण से इस ट्रेकिया को बंद करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, ये जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स है ना इसके पास, उनमें से एक कार्टिलेज जो है, एक कार्टिलेज और जो है उसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ये एक्चुअली लैरिंग्स का ही पार्ट है, एपिग्लोटिस लैरिंग्स का ही एक कार्टिलेज है एपिग्लोटिस। तो वो जो एपिग्लोटिस है लैरिंग्स का एक कार्टिलेज है एपिग्लोटिस, और वो एपिग्लोटिस, अब एपी का क्या मतलब होता है, ऊपर है ना, ग्लोटिस के ऊपर है ना, तो कवर्स द ग्लोटिस, कवर्स द ग्लोटिस व्हाइल ईटिंग फूड। बोले सारे टाइम नहीं, अगर सारे टाइम आप फूड खाते खाते ईटिंग फूड के टाइम पे, अगर हर टाइम मान लीजिए आप च्यू कर रहे हैं, तो च्यूइंग के टाइम पे ऐसा होता है ज्यादातर, है ना, आप च्यू करके थोड़ा सा टुकड़ा ले रहे हैं खाने का, उस टाइम पे ये नहीं होगा बंद। बोले ऐसे सारे टाइम बंद ही रहेगा तो फिर टुकड़ा ऊपर ऊपर ही टपक जाएगा, बिकॉज एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर है। वो ट्रैकिया के बाद, अच्छा यहाँ पे मैंने ट्रैकिया तक बनाया, तो इसको मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। आफ्टर ट्रेकिया देयर कम्स ब्रोंकियोल, और जो ट्रेकिया जो है डिवाइड हो रहा है ऐसे, देखा ये देखो, डिवाइड नहीं बोल सकते उसको, मतलब ट्रेकिया ने अपने पाइपलाइंस खोल दी, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये कहां पे हो रहा होगा, इट इज एट फिफ्थ थोरैकिक चेंबर। बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रे, वर्टिब्रे देखो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके पास पीछे वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसमें ही आपके पास एक होता है थोरैकिक वर्टिब्रे, है ना। जब आप पढ़ेंगे हड्डियों वाला चैप्टर तो उसमें आप समझेंगे, लोकोमोशन वाले चैप्टर में ये चीज। ठीक है, तो उसमें जो पांचवा है थोरैकिक चेंबर, थोरैकिक वर्टिब्रे, ठीक है, पांचवा थोरैकिक वर्टिब्रे, वहां पे जहां पे पीछे पांचवा वर्टिब्रे है, वहां पे ये चीज ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट हुआ। अब ध्यान से देखना, जब भी ब्रेक डाउन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये है प्राइमरी ब्रोंकियोल, ये है सेकेंडरी ब्रोंकियोल। ठीक है, ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल बनाई है, ये टर्शरी ब्रोंकियोल, जो सेकेंडरी ब्रोंकियोल की पाइप्स बनी आई, दे आर टर्शरी ब्रोंकियोल। फिर है टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और आफ्टर दैट कम्स दी एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट के पास जो एंडिंग पे प्रेजेंट है क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट और बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। बोले ये क्या ना, क्या बना दिया, बताता हूं, देखना ध्यान से, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ना हर जगह सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, कहां तक प्रेजेंट है वो बताऊंगा।
ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइमरी ब्रोंकियोल, उसको उसी साइड लिखते हैं। दिस इज प्राइमरी ब्रोंकियोल। प्राइमरी ब्रोंकियोल दो में स्प्लिट हो गया, तो ये जो है दिस इज नोन एज द सेकेंडरी ब्रोंकियोल। सेकेंडरी के बाद आएगा आपके पास टर्शरी ब्रोंकियोल, ये जो है आगे जाके स्प्लिट हो गया दो में, तो दिस इज द टर्शरी ब्रोंकियोल। आफ्टर टर्शरी ब्रोंकियोल कम्स दिस टर्मिनल ब्रोंकियोल। उसके बाद आया है एल्वियोलर डक्ट, and after alveolar duct there is a balloon sac like structure called alveoli, which is a sac like structure। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल आप देख रहे हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल से पहले पहले हर जगह आपके पास ये कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट। मुझे व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स? देखो, जब आप सांस ले रहे हो तो आप कैसे सांस ले रहे हो, कैसे इनहेल एक्सहेल कर रहे हो। आप एक पाइप को इमेजिन करिए। अब जब आपने सांस ली तो वो पिचक सकती है, उसको पिचकने से रोकने के लिए ये लगाया है सी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये सी स्ट्रक्चर्स का क्या काम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टू अवॉइड, पिचकने को क्या बोलते हैं, पिचकने को क्या बोलते हैं, एक मिनट में सर्च करूं पिचकने को क्या बोलते हैं भाई। कोलैप्स बोल सकते हो सर्च करने के। टू अवॉइड संकनिंग, संकन बोलते हैं पिछले में। टू अवॉइड कोलैप्सिंग ऑफ द कार्टिलेज या ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया ताकि पूरा का पूरा है ना पिचक ना जाए, सिकुड़ ना जाए, ठीक है। तो उस कारण से अगर सिकुड़ गया फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ट्रेकिया के बाद क्या है, ट्रेकिया के बाद क्या है, ट्रेकिया के बाद कौन से कहां पे ट्रेकिया ब्रेकडाउन हुआ वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो, ट्रेकिया मैंने पढ़ा है पांचवा स्ट्रक्चर, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। छेवा क्या था, छेवा क्या था, देखो ये आपके पास पहला स्ट्रक्चर है, ये आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर है, ये तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर, पांचवा स्ट्रक्चर है आपके पास, कहाँ गया, ट्रेकिया, पांचवा स्ट्रक्चर। छठवां स्ट्रक्चर आपने पढ़ा प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल सेवेंथ है, एट्थ पे है टर्शरी ब्रोंकियोल, नाइन्थ पे टर्मिनल, टेंथ पे एल्वियोलर डक्ट एंड 11th स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है एल्वियोलाई, ठीक है ना। तो छवें पे आपने क्या पढ़ा, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सातवें पे है सेकेंडरी ब्रोंकियोल, आठवें पे है टर्शरी ब्रोंकियोल, नौवें पे है टर्मिनल ब्रोंकियोल और 10वें पे है एल्वियोलर डक्ट। 11th स्ट्रक्चर था एल्वियोलाई। इसीलिए आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि अब से कुछ भी नहीं क्या बोलूं है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर्स आपके पास देखो, टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहां पे आपके पास सी स्ट्रक्चर्स या जो आपके पास कार्टिलेजिनस रिंग्स थी वो प्रेजेंट नहीं है, कार्टिलेजिनस रिंग्स यहाँ पे एब्सेंट हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रख लेनी है। कहाँ तक प्रेजेंट है, टर्मिनल ब्रोंकियोल से पहले पहले, ठीक है, मतलब टर्शरी ब्रोंकियोल कहाँ पे है, हाँ तो यहाँ पे टर्शरी ब्रोंकियोल तक प्रेजेंट है। तो ये क्या था, देखो ये प्राइमरी है ना, ये सेकेंडरी है, अच्छा ये टर्शरी है, तो यहाँ पे भी टर्शरी तक बना लो, बनाना चाहो तो। फिर ये एल्वियोलर, ये डायग्राम आप मिटा दो यहाँ से, या चलो रहने दो, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ मिस हो गया है मेरे ख्याल से, एक आधी लाइन और हमने मारनी थी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आगे क्लियर है, और ऐसे ही हर जगह प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसे ही ये हर जगह प्रेजेंट होता है। तो आपके पास लंग्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके पास लंग्स ही आ गए भाई, ये लंग्स के अंदर ही है, ठीक है, ये आपके पास लंग्स के अंदर ही है सारा कुछ, ये लंग्स के अंदर ही है सारी चीजें, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। तो आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ये स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, ये दो तरफ से हमने क्लासिफाई किए हैं, एक है कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स और दूसरा है आपके पास एक्सचेंज स्ट्रक्चर्स या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड सेकंड है आपके पास एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। मतलब मुझे क्या मतलब है इसका बताता हूं। कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स आप जहां पे देखो, एक्सचेंज कहां से स्टार्ट हुआ है, जहां तक ऐसा मान लीजिए
जहां तक आपके पास सी वाली जो कार्टिलेजस वाली रिंग्स है वहां तक आपके पास कंडक्टिंग स्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एयर को लेके आ रहा है अंदर, ठीक है, एयर को लेके आ रहा है अंदर, ठीक है। तो ऑल द स्ट्रक्चर्स, ऑल फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू कहां तक टर्शरी ब्रोंकियोल, वो सारे आपके पास इसी के अंदर आ रहे हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है मॉइस्चराइजिंग द एयर, मॉइस्चर टू द एयर, एयर को थोड़ा मेंटेन करना उसका टेम्परेचर, है ना। उस एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के आसपास लेके आना है। सेकंड चीज, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया। थर्डली, अच्छा कितना टाइम हो गया यार, मेरे ख्याल 45 मिनट हो गए होंगे अब तो, 35 हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्डली, ये जो है डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेगा, डस्ट पार्टिकल्स का रिमूवल यानी कि प्योरिफिकेशन कर रहा है उसका, है ना, ऐसा कह सकते हो, प्योरीफाई कर रहा है उस एयर को, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है म्यूकस, इसके पास प्रेजेंट है म्यूकस, ठीक है ना। तो ये आपके पास कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स में आता है। इसके अलावा एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें आएंगी, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में आपके पास जो बची है चीजें, मतलब जहां पे अब यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, ब्रिंग्स एयर अप टू रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का मतलब है, जैसे तो ये सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट है ना, बट उनमें से वो पार्ट जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है उसको बोलते हैं आप एक्सचेंज स्ट्रक्चर या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, वो आपके पास जो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल एल्वियोलर डक्ट एल्वियोला है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल अप टू एल्वियोलाई, आप कह सकते हो कि वो एक्सचेंज स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। और इसमें एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस, एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे हो रहा है। तो ये मैंने आपको एक ही साथ करवा दिया है ना, बिकॉज अगर मैं अलग से करवाता तो आप ये सारी चीजें भूल चुके होते शायद। ये आपके पास कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, ओ माय गॉड, और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हो गए। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये आप पूरा रिवाइज करके आइएगा। अगले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं, अगले लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है वो आपको बता दिया जाए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अभी तो आपको वैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में ही ना लंग्स का स्ट्रक्चर रहता है, तो वो आप एक मिनट उसको देखना है आपको, ठीक है। तो जो अच्छा यहाँ पे एक मिनट आपने देखा नहीं, अच्छा वहाँ पे मैंने टर्शरी ब्रोंकियोल लिखा है, मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ही ये चीज है, मतलब अप टू टर्मिनल का क्या मतलब है, टर्मिनल तक सारी चीजें इसी के अंदर आ रही हैं, कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर ही। यहाँ पे आप टर्मिनल ब्रोंकियोल की जगह वो भी एल्वियोलर डक्ट वगैरह भी लिख सकते थे, ठीक है। तो वो आप देख लेना, बिकॉज टर्मिनल ब्रोंकियोल इज अ टाइप, दोनों में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, वहां तक रुक गया, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इन डिटेल, ठीक है। लंग्स का स्ट्रक्चर है और गैसियस एक्सचेंज है अगला टॉपिक, है ना। देखो लंग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इसी के साथ मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।